हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 10 दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में जिन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिन कंपोनेंट्स या जिन पॉइंट्स टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ हैबिटेट, आपका इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट देयर आर नंबर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा अमाउंट में या नंबर में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और उनके बॉडी के फंक्शन भी हैं, उनके अपनी बॉडी के अपने मूवमेंट भी हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में जिसमें वो रहते हैं उसमें रहने के कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं उसमें रहने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशन में, वो सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हैबिटेट के बारे में कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। आपका घर, आपकी सराउंडिंग जहां आप रहते हैं वो हुआ आपका हैबिटेट। कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग में रहता है वो सराउंडिंग हुई उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का habitat. The surroundings in which a particular organism lives is called its habitat. Alright? For example, सबसे पहले अपनी ही बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते हैं? ह्यूमन बींग्स लैंड पे रहते हैं, हम लोग जमीन पे रहते हैं, हम फिशेस की तरह पानी के अंदर नहीं रहते, राइट? तो लैंड हुआ हमारा हैबिटेट। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग डेजर्ट एरियाज में रहते होंगे, राजस्थान में रहते होंगे, बहुत सारे लोग प्लेन एरियाज में रहते होंगे, दिल्ली, पंजाब, यूपी। बहुत सारे लोग कोस्टल एरियाज में रहते होंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बहुत सारे लोग हिली एरियाज में भी रहते होंगे, राइट? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आपको वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में मिल जाएंगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, डिफरेंट हैबिटेट्स में, डिफरेंट सराउंडिंग्स में सरवाइव कर सकते हैं, राइट? लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक पर्टिकुलर सराउंडिंग या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही सरवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? डेजर्ट एरियाज में, राइट? तो डेजर्ट एरियाज हुए कैमल्स का हैबिटेट। अब कैमल्स आपको हिली एरियाज, कोस्टल एरियाज या माउंटेन एरियाज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, राइट? सिमिलरली कोकोनट ट्रीज आपको मिलते हैं समुद्र के किनारे, सी शोर्स में। तो समुद्र के किनारे ये जो कोस्टल एरिया हुआ, ये हुआ कोकोनट ट्रीज का हैबिटेट। सिमिलरली फिशेस की बात करें तो फिशेस क्या हैं? फिशेस कहाँ रहती हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर रहती हैं। वाटर हुआ फिशेस का हैबिटेट, राइट? लैंड पे फिशेस सरवाइव नहीं कर सकती। सिमिलरली आपने देखा होगा मेजॉरिटी प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, इनको हम एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। तो वाटर हो गया इन प्लांट्स का हैबिटेट। पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, ये सब आपको पोलर एरियाज में मिलती हैं, राइट? तो पोलर एरियाज हो गया इनका हैबिटेट। अब पोलर बियर्स आपको डेजर्ट एरिया में या माउंटेन एरियाज में देखने को तो नहीं मिलते, राइट? सिर्फ पोलर एरियाज में ही मिलते हैं, तो इनका हैबिटेट है पोलर एरियाज। ओके, तो ये तो थे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो आपको एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल चींटियां, आंट्स जो हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलती हैं। आपको वो आपके घर के अंदर भी दिखेंगी, बाहर भी दिखेंगी, कोस्टल एरियाज में भी हैं, माउंटेन एरियाज में भी हैं, डेजर्ट्स में भी हैं, हर जगह हैं, राइट? इनफैक्ट अर्थ में सिर्फ बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां आंट्स नहीं मिलती, अदरवाइज आंट्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, तो हमने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात भी कर ली जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, और ऐसे की भी बात कर ली जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में जो रह सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। ओके, तो हैबिटेट के बारे में आप समझ गए? चलिए, Okay, now it says the organisms depends for their food, water, air,
light, shelter and other needs on their habitat. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सारी जरूरतों के लिए जो उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है उन सारी चीजों के लिए डिपेंड करेगा अपने हैबिटेट पे. फॉर एग्जाम्पल हमारा हैबिटेट है लैंड, तो हमें हमारा फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर ये सारी चीजें लैंड पर ही मिल जाती है, राइट? इसीलिए हम सर्वाइव कर पाते हैं. सिमिलरली फिशेस का हैबिटेट है वाटर, तो फिशेस को ये सारी चीजें वाटर के अंदर ही मिल जाती हैं, इसलिए फिश जो है वाटर में सर्वाइव कर पाती है. सो ऑर्गेनिज्म अपनी सारी नीड्स के लिए, उन नीड्स के लिए जो नेसेसरी है उसके सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है अपने हैबिटेट पे. Now it says different types of plants and animals live in different habitats. हमने देखा ही है कि अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे. एक और बात, also several kinds of plants and animals may share the same habitat. Okay, ये तो हमने समझ लिया कि अगर अलग अलग तरह का हैबिटेट है, डेजर्ट एरिया है, तो वहां कुछ अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स होंगे एज कंपेयर टू हिली एरियाज, राइट? लेकिन एक पर्टिकुलर हैबिटेट में भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉन्ड की बात करें, ये देखिए ये है एक पॉन्ड. अब आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट्स. इसमें लोटस भी है, वाटर लिली भी है, फिशेस भी है, डक्स भी हैं और फ्रॉग्स भी हैं. ओके, तो ये सब कुछ तो था हैबिटेट के बारे में. आई रियली होप आप समझ गए होंगे कि हैबिटेट क्या है. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट के बारे में, यानी कि हैबिटेट के अंदर क्या क्या आता है. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. अब हमने समझा कि हैबिटेट का मतलब है हमारा घर, हमारी सराउंडिंग जहां हम रहते हैं. अब हमारी सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, राइट? So, habitat includes both living and non-living things around an organism. किसी भी organism के surrounding में जो living things भी हैं और जो non-living things भी हैं, वो दोनों उसके habitat का ही हिस्सा हैं. इसीलिए हैबिटेट के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट में आ गई आपकी लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपकी सराउंडिंग में है, और एबायोटिक कंपोनेंट में आ गई नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, रॉक, सनलाइट, टेम्परेचर. ये सारी चीजें भी आपकी सराउंडिंग का हिस्सा है, राइट? तो हैबिटेट के दो कंपोनेंट्स हो गए, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक में आ गई लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक में आ गई नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में. कंपोनेंट्स हमने समझ लिए, हैबिटेट क्या होता है वो हमने समझ लिया. अब समझते हैं कि हैबिटेट के टाइप्स क्या क्या हैं. ओके, सो बेसिकली दो टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लैंड हैबिटेट, और दूसरा होता है एक्वेटिक या फिर वाटर हैबिटेट. अब ये तो आप समझ ही गए होंगे. Habitats of plants and animals that live on land are called as terrestrial habitats, right? जो plants and animals और organisms land पे रहते हैं उनका habitat हुआ terrestrial habitat. Examples हो गए forest, grasslands, desert area, plain areas, coastal areas, mountain areas. ये सब areas कहाँ हैं? land पे हैं, right? तो ये सब example हो गए terrestrial habitat के. Aquatic habitat. The habitats of plants and animals that live in water are called as aquatic habitats. वो plants and animals जो पानी में रहते हैं उनका habitat क्या हुआ? Aquatic habitat हुआ. Examples ponds, swamps, lakes, rivers, oceans. ये सब चीजें क्या हुई? Aquatic habitats के example. Okay? हैबिटेट के बारे में हमने बात कर ली, कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ली, टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में बात कर ली. लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है कि फिशेस जो हैं वो वाटर के अंदर ही सरवाइव कर सकती हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल कैमल ले लीजिए या गोट ले लीजिए या ह्यूमन बींग्स ले लीजिए, हम लैंड के ऊपर ही सरवाइव कर सकते हैं. अगर आप हमें पानी में डाल देंगे तो हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, वी विल डाई, राइट? तो ऐसा क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव कर पाता है और दूसरे हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाता?
इसे समझते हैं। The presence of specific features or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. Basically, हर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उसकी कुछ सर्टेन हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से वो किसी सराउंडिंग में सरवाइव कर पाता है, और इन फीचर्स को, इन हैबिट्स को हम कहते हैं अडेप्टेशन। कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट के हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में इसलिए सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि हजारों सालों में उनकी बॉडी में वो चेंजेस हो गए हैं, वो फीचर्स आ गए हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं डेजर्ट क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए, जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ही ज्यादा लिटिल वाटर अवेलेबल है। इसी तरह से फिशेस में भी वो फीचर्स प्रेजेंट है जो उन्हें एनेबल करते हैं कि वो वाटर के अंदर जो है रहकर सरवाइव कर सकती हैं। ओके, तो आप समझ गए एडेप्टेशन क्या है। एडेप्टेशन है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स। इन स्पेसिफिक फीचर्स और हैबिट्स का होना जो आपको हेल्प करते हैं किसी सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए, वो है एडेप्टेशन। नाउ अडेप्टेशंस आर वेरी स्लो चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब एडेप्टेशंस जो होती हैं वो अचानक से ऐसे नहीं होती, हजारों साल लग जाते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट करता है और वैसे फीचर्स डेवलप कर लेता है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो इन फीचर्स को डेवलप नहीं कर पाते, अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। जो अडेप्ट कर जाते हैं सिर्फ वही सरवाइव करते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ये तो थी अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में क्या फर्क है ये समझना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लेन एरियाज में रहने वाले हैं और सडनली आप हाई माउंटेन रीजन्स में जाते हैं, ठीक है, आप वेकेशंस पर हिली एरियाज में जाते हैं, तो आपको कुछ दिन तक ब्रीदिंग में या फिजिकल एक्सरसाइज करने में कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिली एरियाज होते हैं वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो अपनी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन देने के लिए हिली एरियाज में आपको तेज सांस लेनी पड़ती है, जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है एयर में। अब क्योंकि आपको आदत नहीं है जल्दी ब्रीदिंग करने की, आप प्लेन एरियाज के रहने वाले हैं, तो इनिशियली कुछ दिन तक आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी जो है इस चेंज्ड कंडीशन के हिसाब से एक्लिमेटाइज हो जाएगी, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंजेस इन द सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे आपने जगह बदली है, तो उस वजह से जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो छोटे छोटे चेंजेस आपकी बॉडी में हो जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ओके, अब एडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में क्या फर्क हुआ? एडेप्टेशन हमने कहा कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स या हैबिट्स डेवलप होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ताकि वो उस जगह में किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव कर पाए, लेकिन इन फीचर्स को डेवलप होने में लग जाते हैं हजारों साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ऐसे फीचर्स और हैबिट्स को डेवलप होने में। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्लिमेटाइजेशन हुआ छोटे छोटे चेंजेस जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होने वाली किसी प्रॉब्लम के हिसाब से जो छोटे छोटे चेंजेस हमारी बॉडी में हो जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। ऑलराइट, आई रियली होप आप एडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन के बीच का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की, डेजर्ट, माउंटेन रीजन्स, ग्रासलैंड्स, पोलर एरियाज, और समझेंगे कि इन हैबिटेट्स में मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो इन हैबिटेट्स में सरवाइव कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेजर्ट एरियाज की। हमें पता है कि डेजर्ट्स का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है, इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत कम पानी मिलता है आपको, राइट।
अब डेजर्ट एरियाज में कुछ एनिमल्स जो मिलते हैं वो है कैमल हो गया, डेजर्ट रैट्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई, डेजर्ट स्नेक्स हो गए। प्लांट्स की बात करें तो बहुत ही कम प्लांट्स, काफी लो वेजिटेशन देखने को मिलती है आपको डेजर्ट एरिया में, लेकिन कैक्टस जो है वो डेजर्ट एरिया में काफी ग्रो करता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं एडेप्टेशंस इन डेजर्ट एनिमल्स। देखते हैं कि डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स में क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो ऐसे क्लाइमेट में सरवाइव कर जाते हैं जहां इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है और पानी की बहुत ज्यादा कमी है। डेजर्ट एनिमल्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैमल। देखते हैं कैमल में क्या स्पेशल फीचर्स हैं डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए। Point number 1. Camels' long legs helps to keep their bodies away from the heat of the hot sand in desert. कैमल की जो ये लंबी लंबी टांगे हैं, लंबी लंबी लेग्स है, इसकी वजह से जो गरम रेत है, गरम सैंड होता है, दिन में सैंड जो है वो बहुत गरम होता है डेजर्ट एरिया में, तो जो ये गरम सैंड होता है उसकी हीट से इनकी बॉडी दूर रहती है। अगर कैमल की लेग्स छोटी छोटी होती तो सैंड की हीट जो है वो आसानी से इनकी बॉडी तक पहुंचती, राइट। सो ये जो लॉन्ग लेग्स हैं ये हेल्प करती हैं to keep their bodies away from the heat of the hot sand in desert areas. Okay. Point number 2. Camels' feet are wide and flat, which prevents them from sinking in the sand. अब देखिए कैमल के जो फीट हैं वो काफी वाइड होते हैं और फ्लैट होते हैं। इनसे क्या होता है कि ये सैंड पे आसानी से चल सकते हैं, सैंड में इनका पांव धंसता नहीं, सिंक नहीं हो जाता। ओके। Third point, a camel can drink large amount of water at a time and store it in their body. हम सबको पता है कि डेजर्ट एरियाज में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो कैमल जो है वो एक ही बार में जब उन्हें पानी मिलता है बहुत सारा पानी एट अ टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और उस पानी को अपनी बॉडी में स्टोर भी कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैमल जो है वो ऑलमोस्ट 20 डेज तक सरवाइव कर सकता है बिना पानी पिए, और एक ही बारी में कैमल जो है वो 100 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है अगर ही इज थर्स्टी। आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं? अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लीटर्स। तो इमेजिन करिए एक ही बारी में कैमल मोर देन 100 लीटर्स ऑफ पानी पी सकता है और उस पानी को वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है ताकि जब जब उसे जरूरत पड़े वो उसे यूज कर सके। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। They excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat. ये सारी चीजों की वजह से, क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करता है, उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है, एकदम सूखा हुआ, और उनको स्वेटिंग भी नहीं होती, पसीना भी नहीं पड़ता। इन सब चीजों की वजह से क्या है, कैमल जो है अपनी बॉडी में प्रेजेंट वाटर को प्रिजर्व करके रखता है, कंजर्व करके रखता है। ओके। अपनी बॉडी में जो प्रेजेंट है वाटर उसको लूज नहीं होने देता। इसी वजह से कैमल जो है वो बहुत ज्यादा दिन बिना पानी के भी रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम्प प्रेजेंट ऑन कैमल्स बैक स्टोर्स फैट, इट हेल्प्स इट टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड वाटर। अब ये है कैमल का हम्प, ठीक है। तो ये जो हम्प है इसमें कैमल जो है वो फूड का जो फैट है वो स्टोर करके रख लेता है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा दिनों तक भी बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि जब भी उसे जरूरत पड़ती है तो वो स्टोर्ड फैट को यूटिलाइज कर लेता है। ओके। लास्ट पॉइंट देखते हैं। कैमल की जो लॉन्ग आई लैशेज होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं सैंड से। देखिए कैमल की आई लैशेज कितनी लॉन्ग है, राइट। और इसकी वजह से डेजर्ट एरिया में तो बहुत हवाएं भी चलती हैं, सैंड उड़ता रहता है, रेत उड़ता रहता है, तो उसको जो ब्लोइंग सैंड है उससे जो है उसकी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं ये लॉन्ग आई लैशेज। ओके। तो ये थी कुछ अडेप्टेशंस कैमल की जो उसे हेल्प करती हैं डेजर्ट क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए। क्या क्या हमने पढ़ा? हमने देखा उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं, उसके फीट जो है वो वाइड होते हैं, एक ही बार में वो बहुत ज्यादा पानी पी सकता है और उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट करता है, उनका डंग भी ड्राई होता है और उनको स्वेटिंग भी नहीं होती। ओके। इस तरह से वो अपनी बॉडी का जो पानी है उसको स्टोर करके रखता है, उसको लूज नहीं होने देता।
उसका जो हम्प है उसमें वो फैट स्टोर करके रख लेता है ताकि वो बिना खाए पिए काफी दिन तक रह सके, और उसकी जो लॉन्ग आई लैशेज हैं वो उसकी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं सैंड से। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये स्पेशल फीचर्स कैमल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं डेजर्ट रैट्स की एंड स्नेक्स की। अब कैमल की तरह स्नेक्स और रैट्स की लंबी लंबी लेग्स तो होती नहीं जो उनकी बॉडी को हॉट सैंड से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए दिन के टाइम जब बहुत गर्मी होती है तो वो इस तरह से बरोज बनाते हैं, सैंड में बिल बनाते हैं या होल बनाते हैं, और ऐसे नीचे जाके कहीं सारा दिन रहते हैं जब बहुत गर्मी होती है। These animals come out only during night when it is cooler. रात के समय जब ठंडी हो जाती है ये सिर्फ तभी बाहर आते हैं। तो इस तरह से रैट्स एंड स्नेक्स डेजर्ट क्लाइमेट में सरवाइव करते हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे डेजर्ट स्नेक्स का जो बॉडी कलर होता है वो सेम होता है जैसे डेजर्ट सैंड का होता है। ये देखिए, सिमिलर राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने प्रेडेटर्स को काफी कम विजिबल होते हैं, उनसे बचकर रह सकते हैं। प्रेडेटर्स, स्नेक के प्रेडेटर्स वो हुए जो स्नेक को खाना चाहते हैं, वो एनिमल्स जो स्नेक को खाते हैं। अब अगर उसका कलर डेजर्ट के कलर से, डेजर्ट सैंड के कलर से मैच करेगा तो जो भी वो एनिमल है जो स्नेक को खाना चाहता है वो आसानी से उसे नहीं देख पाएगा, राइट। तो इस तरह से ये अपने प्रेडेटर्स से भी बच जाते हैं। तो ये है कुछ एडेप्टेशंस डेजर्ट रैट्स एंड स्नेक की जो उन्हें हेल्प करती हैं डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स। वैसे तो हमें पता है कि डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स जो है वो बहुत कम मिलते हैं, काफी कम वेजिटेशन देखने को मिलती है, लेकिन जो प्रेजेंट है उनमें क्या स्पेशल फीचर्स है ये देखते हैं। अब क्योंकि डेजर्ट एरियाज में पानी जो है वो काफी कम अवेलेबल होता है, इस वजह से डेजर्ट प्लांट्स की इस तरह के फीचर्स होते हैं कि वो कम पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें डेजर्ट प्लांट्स की लीव्स की, तो या तो उनमें लीव्स प्रेजेंट ही नहीं होती, लीव्स आर आइदर एब्सेंट, या बहुत छोटी छोटी होती हैं, या फिर वो मॉडिफाइड होती हैं इन द शेप ऑफ स्पाइन, स्पाइन यानी कि कांटे। अब देखिए, हमें पता है कि लीव्स के थ्रू वाटर का लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लीफ जितनी बड़ी होगी, लीफ में उतने ज्यादा स्टोमेटाज होंगे। स्टोमेटाज हमें पता है लीफ पर प्रेजेंट टाइनी पोर्स हैं, राइट। अब जितने ज्यादा स्टोमेटाज होंगे उतनी ही ज्यादा वाटर का लॉस होगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स को अपना वाटर कंजर्व करना है, तो इसलिए उनमें क्या होता है, उनमें लीव्स या तो प्रेजेंट ही नहीं होती, लीव्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो वाटर का लॉस नहीं होगा, या फिर लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, जितनी छोटी लीव्स उतने कम स्टोमेटा और उतना कम वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन, या फिर लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, यानी कि ऐसे बड़ी लीफ नहीं होगी, ऐसे छोटे छोटे स्पाइंस की फॉर्म में, कांटों की फॉर्म में लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। आपने कैक्टस प्लांट देखा होगा, राइट। तो कैक्टस प्लांट में ये जो आपको स्पाइंस देखने को मिलते हैं, ये और कुछ नहीं उस प्लांट की लीव्स है। ओके, सो हमें पता लग गया कि लीव्स में क्या स्पेशल फीचर्स है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। आप कोई भी एक प्लांट ले लीजिए और एक डेजर्ट प्लांट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कैक्टस, और दोनों को पॉलिथीन से कवर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से पॉलिथीन से कवर कर दीजिए और सनलाइट में 1 से 2 घंटे के लिए रहने दीजिए। यू विल सी कि जो नॉर्मल कोई भी आपने प्लांट लिया, उसमें पॉलिथीन पर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा वाटर जो है इस प्लांट ने ट्रांसपायर किया, वाटर का लॉस हुआ। लेकिन वहीं कैक्टस प्लांट में बहुत कम वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगी, विच प्रूव्स कि कैक्टस प्लांट्स जो हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो हैं, वो बहुत ही कम वाटर का लॉस करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो थी लीव्स की बात। अब करते हैं स्टेम की बात। अब क्योंकि इनकी लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस या बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो डेजर्ट प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो इनकी स्टेम करती हैं। स्टेम इज सक्युलेंट एंड स्पॉन्जी विच हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ वाटर। The stem is also covered with thick waxy layer which prevents the loss of water from the plant. अब देखिए, ये जो हमने कहा, ये स्पाइंस जो है, ये है डेजर्ट प्लांट्स की लीव्स, ठीक है।
और ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जो आपको लीफ की तरह दिख रहा है, ये है एक्चुअली उसकी स्टेम। तो ये स्टेम जो होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी होती है और ये पानी को स्टोर करके रख सकती है। इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वाटर। ऑल्सो ये जो स्टेम है इट इज कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर से कवर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इससे पानी का लॉस नहीं होता थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ये है स्टेम की मॉडिफिकेशंस। अब बात करते हैं रूट्स की। डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट है वो काफी डीप होती है, काफी नीचे तक जाती हैं, इस वजह से वो वहां से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब देखिए, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में पानी कम है, तो अगर किसी प्लांट की रूट्स कम हुई तो सिर्फ मान लीजिए सिर्फ इतनी सी रूट है, तो वो सॉइल की सिर्फ इतनी एरिया से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन अगर किसी प्लांट की रूट्स बहुत डीप हैं तो वो काफी नीचे तक जाकर पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट। तो डेजर्ट प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो काफी डीप होती हैं, ताकि वो वहां डीप लेयर्स में जाकर पानी को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो डेजर्ट प्लांट्स के एडेप्टेशंस आपको पता चल गई। लीव्स जो है या तो होती ही नहीं है, या बहुत छोटी होती हैं, या प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, ताकि वाटर लॉस ना हो थ्रू ट्रांसपिरेशन। दूसरा पॉइंट था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो स्टेम्स करती हैं। स्टेम्स जो है वो सक्लेंट और स्पॉन्जी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और वाटर को स्टोर करके रख सकती हैं। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर, जिसकी वजह से वहां से पानी का लॉस नहीं होता थ्रू ट्रांसपिरेशन। और लास्ट पॉइंट था कि जो रूट्स होती हैं वो काफी डीप होती हैं, वेरी डीप। ओके, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द डीपर लेयर से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट डेजर्ट के बारे में हमने डिटेल में सारी बातें कर ली, देख लिया कि वहां प्रेजेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या स्पेशल एडेप्टेशंस हैं। ओके, चलिए मूविंग ऑन, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, जो है माउंटेन रीजन्स। अब माउंटेन रीजन्स में देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो वो ऐसे क्लाइमेट में सरवाइव कर जाते हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है, तेज हवाएं चलती हैं, बारिश ज्यादा होती है और सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है। ओके, तो माउंटेन एरियाज में आपको कुछ कॉमन ट्रीज जो देखने को मिलेंगे वो है ओक, पाइन, देवदार। ये सारे ट्रीज आपको प्लेन एरियाज में नहीं देखने को मिलते। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहां आपको याक, माउंटेन गोट, स्नो लेपर्ड, शीप, ऐसे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं एडेप्टेशंस इन माउंटेन एनिमल्स। माउंटेन एनिमल्स में थिक स्किन और फर होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है वहां के हार्श कोल्ड वेदर से। अब देखिए, उनकी ये जो थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होने की वजह से, और उनकी बॉडी पर जो फर प्रेजेंट होता है, थिक फर यानी कि थिक हेयर जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनकी बॉडी पे जो थिक हेयर प्रेजेंट है, इनकी वजह से इन्हें ठंड नहीं लगती है, तो ये इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी सरवाइव कर पाते हैं। जब बर्फ भी पड़ती है तब भी सरवाइव कर पाते हैं। आप देख सकते हैं याक्स के भी लॉन्ग हेयर है टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। आप देख सकते हैं पूरी बॉडी पर थिक फर है, इनफैक्ट फीट एंड टोज पर भी थिक फर है। सो इसकी वजह से इसकी प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम द कोल्ड और वो आसानी से स्नो पर वॉक भी कर पाता है, राइट। अब एनिमल्स के पास, जो ये माउंटेन रीजन्स में जो एनिमल्स मिलते हैं, इनके पास ब्लैंकेट्स तो है नहीं, स्वेटर्स तो है नहीं कि ये अपने आप को स्नोई क्लाइमेट में भी प्रोटेक्ट करके रख सकें। इस वजह से इनके ऊपर नेचुरली ये थिक फर प्रेजेंट होती है, इनकी स्किन थिक होती है, जिसकी वजह से ये इतनी ठंड में भी सरवाइव कर पाते हैं। ओके, अब अगर माउंटेन गोट की बात करें तो उसकी बॉडी पर भी आपको लॉन्ग हेयर मिलेंगे जो उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं, और उसके हूफ्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हूफ्स यानी कि ये वाला पार्ट, सो ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपको पता है माउंटेन एरियाज में क्लाइंब करने के लिए बहुत सारे रॉकी स्लोप्स होते हैं, पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो उन्हें चढ़ने के लिए इनके जो हूफ्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो आसानी से वहां मूवमेंट कर सकती है। ओके, तो ये है एडेप्टेशंस एनिमल्स की जो माउंटेन रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं एडेप्टेशंस इन माउंटेन प्लांट्स। माउंटेन एरियाज में जो प्लांट्स मिलते हैं उनमें किस तरह की एडेप्टेशंस होती हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है, these trees are normally cone shaped and have sloping branches.
ब्रांचेस। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो माउंटेन रीजन्स में ऐसे बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिनका शेप जो है ऐसे कोन शेप्ड होती है और उनकी ब्रांचेस इस तरह से स्लोपिंग होती है। इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे काफी बारिश होती है और विंटर्स में काफी स्नो भी पड़ती है, तो कोन शेप्ड होने की वजह से और स्लोपिंग ब्रांचेस होने की वजह से स्नो और रेन वाटर जो है वो आसानी से स्लाइड कर जाता है, ट्री पर टिककर नहीं बैठता। ऑलराइट, ओके। दूसरा पॉइंट, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर नीडल लाइक। आप देख पा रहे होंगे पाइन्स जो ट्री आपको माउंटेन रीजन में मिलते हैं उनकी जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होती हैं, ऐसे नीडल की तरह होती हैं। अब इससे क्या होता है, इससे ट्रांसपिरेशन लॉस जो है वो कम होता है ड्यू टू विंडी वेदर। तेज हवाएं चलती हैं माउंटेन रीजन्स में, राइट, तो उसकी वजह से लीव्स से बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है वाटर का, लेकिन नीडल लाइक लीव्स होने की वजह से वाटर लॉस कम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब विंटर्स में बर्फ पड़ती है तो पानी भी फ्रीज हो जाता है, जमीन पे जो पानी है वो भी फ्रीज हो जाएगा। तो आप सोचिए रूट्स जो है वो कैसे पानी एक्सट्रैक्ट करेंगी, अपनी वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगी, राइट। तो विंटर वेदर में भी नीडल लाइक लीव्स होने की वजह से ट्रांसपिरेशन लॉस जो है वो कम हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माउंटेन रीजन्स में आपको बहुत सारे डेसिडुअस ट्रीज मिलेंगे। डेसिडुअस ट्रीज वो जो विंटर्स में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। So deciduous trees shed their leaves before winters to prevent the loss of water and better survive winter conditions. अब ये अपनी लीव्स को गिरा देते हैं ताकि विंटर सीजन में जब पानी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पानी फ्रीज हो जाता है, तो वो विंटर सीजन को सरवाइव कर सके और इतना हार्श वेदर जो है बाहर उसमें जो है वो अपने आप को बचाकर रख सके, तो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं और डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। ओके, तो माउंटेन रीजन्स के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, ग्रासलैंड्स, और देखते हैं यहाँ की स्पेशल एडेप्टेशंस। So grasslands are characterized by lands dominated by grasses rather than large shrubs and tree. Grasslands में आपको ज्यादातर grasses देखने को ही मिलती हैं, ज्यादा trees और shrubs यहाँ नहीं होते, दूर दूर तक सिर्फ grasses होती हैं, tall grasses. Okay? तो ग्रासलैंड्स क्लाइमेट में, ग्रासलैंड्स हैबिटेट में आपको देखने को मिलते हैं लायन एंड डियर। टू इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो देखने को मिलते हैं वो है लायन एंड डियर। देखते हैं इन एनिमल्स की एडेप्टेशन जिस वजह से ये ग्रासलैंड हैबिटेट में सरवाइव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लायन की। अब लाइन के स्पेशल फीचर्स देखिए, लाइन का लाइट ब्राउन कलर। अब इस लाइट ब्राउन कलर होने की वजह से ये ड्राई ग्रासलैंड हैबिटेट में सरवाइव कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये आसानी से कहीं भी हाइड कर सकता है, कहीं भी छुप सकता है, आसानी से दिखेगा नहीं, राइट। इसका कलर जो है वो ग्रास के कलर से मैच हो रहा है, तो ये छुप कर आसानी से अपने प्रे को ढूंढ सकता है, उसे हंट कर सकता है। प्रे यानी कि वो एनिमल जिसे लायन खाएगा, और लायन उसके लिए क्या हुआ? लायन उसके लिए हुआ प्रेडेटर। प्रेडेटर वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता है, और प्रे हुआ वो एनिमल जिसे वो प्रेडेटर खा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लायन जो है वो डियर को खाता है, राइट। तो अब जो डियर हुआ इस केस में वो हुआ प्रे, और जो लायन हुआ वो हुआ आपका प्रेडेटर। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। आप देखिए इसकी जो आईज हैं वो इसके फेस के बिल्कुल फ्रंट में है, तो इससे मदद मिलती है कि अपने प्रे की एग्जैक्ट लोकेशन, करेक्ट लोकेशन जो है उसे ये जज कर सके। ओके, Lions have long and sharp claws in their front legs to catch its prey. उनके जो claws होते हैं वो काफी sharp होते हैं, काफी long होते हैं, इससे इसे आसानी से prey को catch करने में मदद मिलती है। Also ये काफी strong animal है और fast भी दौड़ते हैं और आसानी से animals को hunt भी कर लेते हैं और kill भी कर देते हैं, right? तो ये थे लायन के कुछ स्पेशल फीचर्स। हमने देखा लाइट ब्राउन कलर, आईज जो है वो उसके फ्रंट में होती है जिससे उसे करेक्ट आइडिया लगता है अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होते हैं, और लायन जो है काफी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट एनिमल है। ओके, तो अब बात करते हैं डियर की। अब डियर क्या है? डियर है लायन का प्रे, राइट।
अब देखते हैं डियर को भी तो अपने आप को बचाना है, तो उसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, डियर के स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। अब क्योंकि वो ग्रासलैंड्स में मिलता है तो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वहां जितने भी प्लांट स्टेम्स है उसे वो आसानी से खा सके। डियर हर्बीवोर है, राइट, आपको पता है ना, हर्बीवोर सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। दूसरी बात, डियर जो है उसके लॉन्ग ईयर्स होते हैं। आप देखिए इसके कान कितने लंबे लंबे हैं, इसकी वजह से ये आसानी से जो मूवमेंट्स है प्रेडेटर्स की उसको सुन सकता है, अपने आप को बचा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। अब देखिए इसकी आईज जो है वो फ्रंट में नहीं है, साइड में है, तो इसकी वजह से ये हर डायरेक्शन में देख सकता है और देख सकता है कुछ डेंजर तो नहीं है, लायन तो नहीं आ रहा, कोई और प्रेडेटर तो नहीं आ रहा जो मुझे खा जाएगा, राइट। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स हिम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। अब इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है, तो ये बहुत तेज भागते हैं अगर इन पर अटैक हो जाए किसी एनिमल का। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका भी ब्राउन कलर होता है जो इन्हें हेल्प करता है हाइड करने में, छुपने में इन ड्राई ग्रासलैंड्स हैबिटेट। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो डियर में प्रेजेंट हैं और उसे हेल्प करते हैं यहाँ सरवाइव करने के लिए। स्ट्रॉन्ग टीथ हैं, आसानी से प्लांट स्टेम्स को खा पाता है, लॉन्ग ईयर्स हैं, आसानी से प्रेडेटर की मूवमेंट्स को हियर कर लेता है, आईज जो है वो साइड में है, तो ये इट कैन लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। स्पीड जो है वो काफी फास्ट है, अपने आप को बचाने के लिए काफी तेज दौड़ते हैं, और कलर जो है वो ब्राउन है, तो हेल्प करता है इनको हाइड करने में, छुपने में प्रेडेटर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने ग्रासलैंड क्लाइमेट्स में जो एनिमल मिलते हैं उनके बारे में भी देख लिया। अब बात करते हैं पोलर एरियाज की, कि पोलर एरियाज में जो एनिमल्स मिलते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर्स है। अब पोलर एरियाज जो है वो है आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, विंटर्स में टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और स्नोफॉल रहती है, स्नो कवर्ड रहते हैं एरियाज। ओके, तो देखते हैं इतनी ज्यादा स्नो में, इतनी ज्यादा ठंडी में कैसे सरवाइव करते हैं हमारे पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। ओके, सो अडैप्टेशंस इन पोलर एनिमल्स। सबसे पहले बात करते हैं पोलर बियर की। अब देखिए पोलर बियर के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, वो क्या है। सबसे पहले इसका व्हाइट फर होता है। व्हाइट फर होने की वजह से ये आसानी से विजिबल नहीं होता इस स्नोई बैकग्राउंड में, तो ये अपने प्रेडेटर से और प्रे से छुपकर रह सकता है, हाइड करके रह सकता है। प्रेडेटर से ही अपने आप को बचा सकता है और प्रे को आसानी से कैच कर सकता है, राइट, खाने के लिए। उसके बाद ठंडी से बचने के लिए 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, इस पर 2 थिक लेयर्स होती हैं फर की, जो इसे वार्म रखती है कोल्ड वेदर में। इसके अलावा इस पर एक लेयर ऑफ फैट भी होती है अंडर इट्स स्किन, which insulates its body from the cold and keep it warm। मतलब जो स्किन है इसकी वो भी काफी थिक होती है, तो उससे भी इसको मदद मिलती है इस हार्श विंटर क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए। अब इसके क्लॉज जो है वो लॉन्ग होते हैं, कर्व्ड होते हैं, शार्प होते हैं, तो इसकी वजह से आसानी से बर्फ पर चल सकता है। इसकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसको हेल्प करती है अपने प्रे को लोकेट करने में। ऑलराइट, तो ये है पोलर बियर की कुछ एडेप्टेशंस। क्या हमने कहा, व्हाइट फर है, फर की 2 थिक लेयर्स होती हैं, स्किन भी मोटी होती है, इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, राइट। उसके बाद क्लॉज जो है वो कर्व्ड हैं और शार्प है, आसानी से चल सकता है स्नो पे। उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग है, अपने प्रे को जो है स्मेल करके ही जज कर सकता है कि कहाँ इसका प्रे है और उसे कैच कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं पेंगुइन्स की, कि पेंगुइन्स में क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो वो इतनी बर्फ वाले एरिया में सरवाइव कर जाती हैं। सबसे पहले इसका भी वही है कि इसका व्हाइट एंड ब्लैक कलर जो है वो स्नो के कलर से मैच करता है, तो ये भी अपने आप को आसानी से हाइड कर लेती हैं। इसकी भी स्किन काफी थिक होती है और बहुत सारा फैट होता है इसकी स्किन लेयर में, ताकि अपने आप को ठंड से बचा सके। और पेंगुइन्स जो है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए इस तरह से हडल करती हैं। हडल करना आपने बहुत बार पिक्चर्स देखी होगी पेंगुइन्स की, कि वो इकट्ठे रहती हैं, इकट्ठे चलती हैं, राइट। सो इस तरह से इकट्ठे चलने से इनकी बॉडीज जो है वो गर्म रहती हैं, तो ये अपने आप को बचा पाती हैं इतनी ज्यादा ठंडी वेदर से। ओके,
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ खत्म हो गया हमारा 1